स्वागत है राजस्थानी इतिहास के अंतर्गत एक नए शानदार टॉपिक को लेकर के, जिसमें आज पढ़ेंगे। स्पेशल क्लास रहेगी ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर है। जो पृथ्वीराज चौहान की क्या कहानी रही है, क्या रहा है, क्या सहयोगिता से प्रेम की कहानी रही है पृथ्वीराज चौहान की, क्या गढ़वाल जयचंद गढ़वाल के साथ क्या उनका रिश्ता था, क्यों उसकी पुत्री के साथ इनका ब्याह हुआ। तो आज सारी जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1173 से 1192 ईस्वी। गुजरात के हिंद पाटन नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी विक्रम संवत 1223 में ज्येष्ठ मास की द्वादशी को पृथ्वीराज विजय के अनुसार हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूर देवी थी। कर्पूर देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। किसकी थी? अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सपादलेश्वर या दलपंगुल, विश्व विजेता या राय पिथौरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला आदि के उपनामों से इनको जाना जाता है। 11 वर्ष की आयु में 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक अजमेर में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका उनकी माता कर्पूर देवी 1 वर्ष तक कार्य थी। पृथ्वीराज अल्प वयस्क था तो शासन की देखभाल कदमवास केमास प्रधानमंत्री भुवन कमल सेनाध्यक्ष कर्पूर देवी के चाचा ने की। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमवास था। कौन था? कदमवास था। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने शासनकाल में तोमरों से लड़ाई नहीं की। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने सर्वप्रथम अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। केमास की सहायता से पृथ्वीराज तृतीय ने गुड़ापुरा, गुरुग्राम, गुड़गांव के युद्ध में पराजित किया। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय सतलज प्रदेश से आने वाले भंडारक जाति जो अलवर, भरतपुर, मथुरा क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी का दमन किया था। उसका इन्होंने क्या किया था? दमन किया था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय बुंदेलखंड, जेजाग भुक्ति, महोबा के चंदेल राजा परमार्ददेव उसके सेनापति अलाउद्दीन को तुमुल के युद्ध में हराकर राजधानी महोबा से विजय प्राप्त की। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने अपने विश्वसनीय सामंत पंजुराय को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था। 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज ने नागौर के युद्ध में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की सेना के साथ लंबे समय तक जारी संघर्ष में समाप्त कर संधि की। इस संघर्ष के कारण चौहान व चालुक्य की साम्राज्यवादी नीति तथा पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार आबू नरेश सांकला परमार की पुत्री इच्छनी का विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संपन्न होना बताया जाता है। इच्छनी से चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय विवाह करना चाहता था। नागौर युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय ने दलपंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज तृतीय ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के साथ राजा जयचंद को हराया था तथा उसकी पुत्री संयुक्ता से गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह वह होता है कि विवाह मंडप से दुल्हन को उठाकर ले जाना या भगा कर ले जाना, ये गंधर्व विवाह कहलाता है। संयुक्ता और पृथ्वीराज तृतीय की कहानी। संयुक्ता गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री थी। संयुक्ता तथा पृथ्वीराज तृतीय आपस में प्रेम करते थे, परंतु जयचंद्र अपनी प्रतिद्वंदी के साथ संयुक्ता का विवाह नहीं कराना चाहता था। इसलिए जयचंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र कराने के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय के अतिरिक्त सभी राजा को आमंत्रित किया गया। पृथ्वीराज को और अधिक अपमानित करने के लिए जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ के प्रवेश द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति बनाकर खड़ी करवा दी। संवर के समय संयुक्ता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहनाकर अपने लिए वर का चुनाव किया था। उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपने सैन्य बल के साथ उपस्थित होकर संयुक्ता को बलपूर्वक ले गया।
जिसका पीछा जयचंद्र ने किया परंतु असफल रहा। पृथ्वीराज सकुशल संयुक्ता के साथ अजमेर पहुंचकर विवाह किया। चौहान व घेड़वालों में शत्रुता का तत्कालीन कारण पृथ्वीराज तृतीय व संयुक्ता का विवाह था। संयुक्ता की कहानी का उल्लेख पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्दई, पूर्णाहुति, आचार्य चतुर्सेन से भी मिलता है। इस घटना को पृथ्वीराज रासो, सुजन चरित, आईने अकबरी, सीवी वैद, डॉक्टर दशरथ शर्मा सत्य मानते हैं। इस घटना को डॉक्टर त्रिपाठी, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा निराधार मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको निराधार मानते हैं। चंद्रवर्दई, ये चंद्रवर्दई है। ये कौन है? ये चंद्रवर्दई है। ये चंद्रवर्दई है। कौन है? चंद्रवर्दई है। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि चंद्रवर्दई था। चंद्रवर्दई का जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि, मित्र व सहयोगी थे। इन्होंने अपने मित्र का अंतिम क्षण तक साथ दिया था। चंद्रवर्दई को हिंदी ब्रजभाषा का प्रथम महाकवि माना जाता है। चंद्रवर्दई का नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दई का रचित महाकाव्य, जिसका अंतिम भाग इसके पुत्र जलाल ने पूर्ण किया था। इसकी सबसे प्राचीन प्रति बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में मिली। पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है, जो राजस्थानी भाषा ब्रजभाषा का पर्याय है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना महाकाव्य होने का सम्मान प्राप्त है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं तथा तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 2,500 पृष्ठों के इस ग्रंथ में 69 समय सर्ग अध्याय हैं। चंद्रवर्दई की बेटी का नाम राजबाई था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का द्वारा मोहम्मद गौरी को अलग अलग ग्रंथों में कई बार पराजित किया हुआ बताया जाता है। जिसे नैनचंद्र सूरी के महाकाव्य अमीर महाकाव्य में 7 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित करना बताया गया है। चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र में 21 बार, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में 23 बार, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार हिंदू मुस्लिम संघर्ष का जिक्र किया है। परंतु निर्णायक युद्ध 2 तरह ही हुए थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार तुर्कों के मध्य 21 बार मुठभेड़ हुई। तराइन के युद्धों के प्रारंभिक स्रोत चंद्रवर्दई, पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी, ताज उल मासिर, मिनाज उल सिराज, तबकाते नासिरी आदि से प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे जो महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में करनाल हरियाणा पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी की सेना के मध्य हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति खांडे राव था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिल्ली के प्रशासक गोविंद राय ने दिया था। युद्ध के समय दिल्ली के राजा गोविंद राय के प्रहार से मोहम्मद गौरी घायल हो गया। उसके साथी सुल्तान को लेकर भाग निकले। पृथ्वीराज तृतीय ने सरहिंद दुर्ग काजी जियाउद्दीन बर्नी से छीन लिया था। काजी को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहाँ पर उसे दंड देकर गजनी लौटा दिया गया। तराइन के प्रथम युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हारने पर गजनी जाकर पुनः अपनी संगठन शक्ति को मजबूत किया। तुर्क जाकी और अफगानों को सेना में सम्मिलित करके 1,20,000 सैनिकों की सेना का गठन किया। लाहौर तथा मुल्तान के मार्ग से पुनः तराइन के मैदान आ पहुंचा। हसन निजामी के अनुसार सुल्तान जब लाहौर पहुंचा तो उसने एक दूत किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पास भेजा। पृथ्वीराज उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज ने उसे गजनी लौट जाने की सलाह दी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पास दूसरा दूत भेजकर संधि प्रस्ताव का भेजा। संधि में पंजाब, मुल्तान, सरहिंद की मांग की। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास एक संदेश भिजवाया था, वह इस्लाम धर्म और मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। इसके प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज तृतीय ने संदेश भिजवाया कि उसे अपने देश लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट
युद्ध स्थल में होगी। क्या होगी? युद्ध स्थल में होगी। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कर्नल हरियाणा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना के मध्य हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास 2 दूत कियाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को भेजा था। पृथ्वीराज का सेनाध्यक्ष उदयराज युद्ध के लिए उपयुक्त समय पर राजधानी से रवाना नहीं हो सका, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार का कारण बना। पृथ्वीराज का सेनापति खंडेराव तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मंत्री सोमेश्वर प्रताप सिंह जो मोहम्मद गोरी से जा मिले, पृथ्वीराज की पराजय का कारण बने थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में राजपूत काल का अंत व दिल्ली में सल्तनत का उदय हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ मेवाड़ के समर सिंह दिल्ली गवर्नर गोविंद राय ने दिया था। पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल गजनी बनी हुई है, जबकि पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पट्टा ढूंढता है। साथियों, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे। 1192 ईस्वी में फारस ईरान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक गरीब नवाज मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए। अजमेर को अपनी कर्म स्थली बनाया। अजमेर में इनकी दरगाह बनी। दरगाह हेतु जमीन महाराज जगत सिंह जयपुर से ने दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में संजरी फारस में। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद, माता का नाम बीबी मनूर था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रथम शिलालेख बड़लिया बेदला शिलालेख है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अंतिम शिलालेख आवलदा शिलालेख है। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में उस समय के श्रेष्ठ विद्वानों में आश्रय पाया, जिन्हें बागेश्वर विद्यापति गौड़, जनार्दन विश्वरूप प्रतिभट, चंद्रवृदय जैनाक प्रसिद्ध कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष अधिकारी पद्मनाभ थे। कश्मीरी विद्वान जैनाक ने पुष्कर झील के किनारे बैठकर पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध का तो वर्णन मिलता है, परंतु द्वितीय युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली के लालकोट शहर में राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। किसका? राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने बीसलपुर बांध के किनारे महादेव का मंदिर बनवाया। विराट चतुर्थ ने महादेव मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। सन 2000 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का पर डाक टिकट जारी किया गया। पृथ्वीराज तृतीय को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज ने आत्महत्या की थी। पृथ्वीराज तृतीय की बहन का नाम प्रथा था। पृथ्वीराज की बहन का नाम प्रथा था। मिनाज उस सिराज के तबकाते नासिर के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु हरियाणा के सिरसा सुरसुती में हुई थी, जबकि हसन निजामी के अनुसार कैद करना बताया गया है। मोहम्मद गोरी ने भारत में विजित क्षेत्रों का प्रशासक अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल दिया था। भारत में राजपूत युग की समाप्ति हुई थी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी घटना है। स्मिथ के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहानों का महान साम्राज्य समाप्त हो गया और बौद्ध धर्म के विनाश का समय प्रारंभ हो गया था। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अजमेर का पुनः शासक सौंप दिया गया था, लेकिन पृथ्वीराज द्वारा किसी भी षड्यंत्र करने के कारण से बाद में मार दिया था। प्रोफेसर हमीद खलीक ने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अजमेर का शासन पुनः सौंपने का प्रमाण उसके कुछ सिक्कों के दूसरी तरफ मोहम्मद शाम शब्द
अंकित होना बताया है। डॉक्टर दत्त शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के सैनिक भूलों के लिए कभी उसे क्षमा नहीं किया जा सकेगा, लेकिन वह अपने गुणों के आधार पर एक रहस्यमयी शासक था। क्या था? एक रहस्यमयी शासक था। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं, जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, पृथ्वीराज की तरह इनके द्वितीय युद्ध में पराजय तो हुई, परंतु इतिहास में उसका नाम सदैव इस देश में अमर हो गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को कैद करवाकर अंत में मरवा दिया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंद देव चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो साथियों, आज का पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आज का टॉपिक आप कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, अधिक लोगों में शेयर करना और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में रणथंभौर के चौहान को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।